क्या कभी किसी की कोई बात आपको चुभ गई है? बस एक छोटी सी बात और पूरा दिन खराब। हम गुस्सा होते हैं, बुरा मान जाते हैं और उस बात को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे अपमान आपसे ऐसे टकराकर वापस लौट जाएंगे जैसे दीवार से टकराई कोई चीज। और यह तरीका आज के मनोवैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि प्राचीन दार्शनिकों ने इजाद किया था। आज हम देखेंगे कि स्टोइक दार्शनिक अपमान पर क्या प्रतिक्रिया देने को कहते हैं और उनका जवाब आपको सचमुच हैरान कर देगा। यह दूसरा गाल आगे करने या चुपचाप सहने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कैसे आप असली मानसिक महाशक्ति हासिल कर सकते हैं। तो ये स्टोइक कौन थे? सीधे शब्दों में कहें तो ये प्राचीन ग्रीस और रोम के वे लोग थे जो व्यावहारिक दर्शन के माहिर थे। इनमें दास इपिक्टेट, सम्राट के सलाहकार सेनेका और खुद सम्राट मार्कस ऑरेलियस जैसे महानुभाव शामिल थे। वे हाथी दांत की मीनार में बैठकर केवल विचार नहीं करते थे बल्कि जीवन के सबसे जरूरी सवालों के जवाब तलाशते थे और नकारात्मकता पर कैसे प्रतिक्रिया दें, ये उन मुख्य सवालों में से एक था। तो आइए शुरू से समझते हैं। जब कोई आपको अपमानित करता है तो असल में होता क्या है? स्टोइक विचारक इसे घटनाओं की एक साधारण श्रृंखला के रूप में देखने का सुझाव देते हैं और इस श्रृंखला में एक कड़ी ऐसी है जिसे हम लगातार नजरअंदाज कर देते हैं। कल्पना कीजिए, कोई आपकी ओर एक पत्थर फेंकता है। वह पत्थर अपने आप में सिर्फ एक पत्थर है। वह न बुरा है और न अच्छा। दर्द या अपमान पत्थर से नहीं बल्कि उससे आता है जब वह आपको लगता है और चोट पहुंचाता है। शब्द भी ठीक इसी तरह काम करते हैं। जब कोई आपको कुछ अप्रिय कहता है तो वे शब्द अपने आप में सिर्फ ध्वनियों का एक समूह होते हैं, हवा में कंपन मात्र। उनमें अपमान का कोई अंतर्निहित आरोप नहीं होता। यही आरोप हम खुद जोड़ते हैं अपने तात्कालिक निर्णय से, अपने आकलन से। कोई कहता है, यह ड्रेस तुम्हें मोटा दिखाती है, और हमारा दिमाग तुरंत अनुवाद करता है, वह मुझे मोटी अनाकर्षक समझता है। उसका स्वाद कितना बुरा है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और यही आंतरिक अनुवाद या बिजली की गति से होने वाला आकलन ही हमारे दर्द का स्रोत है। शब्द खुद नहीं बल्कि जो हमने उनके बारे में सोचा। स्टोइक कहते हैं, घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच हमेशा एक छोटा सा अंतराल होता है, एक ठहराव। इसी ठहराव में हमारी सारी शक्ति और स्वतंत्रता निहित है। हमारा काम है इस ठहराव को पहचानना और उसका उपयोग करना सीखना। और यहीं से हम स्टोइक दर्शन के सबसे शक्तिशाली और मुक्तिदायक विचारों में से एक को समझते हैं, जिसे नियंत्रण का द्वैतवाद, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। सुनने में भले ही यह जटिल लगे, पर असल में यह बहुत सीधा साधा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे वश में है और कुछ ऐसी जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर है। जरा इस पर गौर कीजिए। क्या आप मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं? सड़क पर लगने वाले जाम को? देश की आर्थिक स्थिति को? नहीं। ठीक वैसे ही आप दूसरों के विचारों, उनकी राय और सबसे अहम बात, उनके शब्दों को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसा करने की कोशिश करना एक ऐसी लड़ाई है जो पहले से ही हारी हुई है और यह आपकी सारी ऊर्जा चूस लेगी। किसी ने आपको कुछ बुरा कहने का फैसला किया, यह उसका चुनाव है, उसका कर्म। यह उसके नियंत्रण के दायरे में है, आपके नहीं। तो फिर क्या है जो हमारे नियंत्रण में है? हमारे लिए क्या बचता है? स्टोइक जवाब देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे अपने निर्णय, हमारी राय, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे कार्य, यानी हमारा पूरा आंतरिक जगत। और जब आप इस बात को गहराई से समझते हैं तो कमाल हो जाता है। आप बाहरी दुनिया से व्यर्थ की लड़ाई में अपनी शक्ति बर्बाद करना बंद कर देते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां आप पूर्ण स्वामी हैं, अपनी प्रतिक्रिया पर। कोई भी अपमान एक बाहरी शोर जैसा है, लेकिन आपकी शांति आपका अपना आंतरिक चुनाव है। लेकिन उन शब्दों पर हमारी प्रतिक्रिया, यह 100% हमारी जिम्मेदारी है और इसी में हमारी सच्ची अटूट आजादी है। कल्पना कीजिए कि हर बार जब कोई आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह आपको आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल थमाता है। वह गुस्सा बटन दबाता है
यह उम्मीद करते हुए कि आप भड़क उठे, वह निराशा बटन दबाता है, यह आशा करते हुए कि आप हिम्मत हार जाए। लेकिन एक स्टोइक जानता है कि यह रिमोट नकली है। असली रिमोट हमेशा आपकी जेब में होता है। आप ही तय करते हैं कि कौन सी भावना चालू करनी है और क्या कुछ भी चालू करना भी है या नहीं। आप बस उस आगे बढ़ाए गए रिमोट को देख सकते हैं, मन ही मन मुस्कुरा सकते हैं और अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। यह आजादी है, किसी ऐसी कठपुतली न बनने की जिसकी डोर कोई भी राहगीर खींचे। यह स्वयं बने रहने की, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने की आजादी है, चाहे बाहर कितना भी बड़ा तूफान क्यों न उमड़ रहा हो। आपकी शांति वह नहीं है जो आपको कोई दे सकता है या आपसे कोई छीन सकता है। यह वह है जिसे आप स्वयं अपने भीतर, अपने हर जागरूक चुनाव से बनाते हैं और यही सच्ची शक्ति है। चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। इस बात पर विचार कीजिए, अपमान बस किसी और की राय होती है। ये कोई अटल तथ्य नहीं, प्रकृति का कोई नियम नहीं, बल्कि महज उसका व्यक्तिगत नजरिया या सोच है। आइए, एक छोटा सा दिमागी खेल खेलते हैं। अगर कोई सड़क पर आपके पास आकर पूरे यकीन के साथ कहे कि आसमान बैंगनी रंग का है और उसमें हरी बिंदियां हैं, तो क्या आपको बुरा लगेगा? क्या आप गुस्सा होंगे? ज्यादातर आप बस अपने कंधे उचका देंगे और सोचेंगे कि उस व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है। आप आसमान के नीलेपन पर जरा भी शक नहीं करेंगे, क्योंकि आप वास्तविक सच्चाई जानते हैं। तो फिर जब कोई आपके बारे में नकारात्मक राय देता है, तो आप उसे इतनी आसानी से सच क्यों मान लेते हैं? वह व्यक्ति कौन होता है जो आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा न्यायाधीश बने? उसके शब्द आपकी हकीकत का आईना नहीं होते। वे उसकी अपनी हकीकत का आईना होते हैं। उसके मिजाज का, उसकी अपनी उलझनों का, उसके जीवन के अनुभवों का। हो सकता है उसका दिन बुरा गया हो सकता है वह आपसे ईर्ष्या करता हो सकता है वह बस ज्यादा समझदार व्यक्ति न हो। आपके बारे में उसकी राय आपके बारे में कम और उसके बारे में ज्यादा बताती है। और अपनी भावनाओं पर उसकी राय को हावी होने देना, इसका मतलब है अपनी खुशी की चाबियां किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में स्वेच्छा से सौंप देना। अब अपने आप से पूछिए, इस अपमान का स्रोत कौन है? स्टोइक इस सवाल को खास तौर पर अहम मानते थे, क्योंकि हर किसी की राय और हर स्रोत का बराबर वजन नहीं होता। एक आसान सी स्थिति की कल्पना कीजिए। अगर सड़क पर एक कुत्ता आप पर भौंकने लगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस पर पलटकर चिल्लाएंगे? क्या आप उसे यह साबित करने लगेंगे कि वह गलत है और आप दरअसल एक अच्छे इंसान हैं? आप उसकी भौंकने को दिल पर नहीं लेंगे और न ही पूरे दिन ये सोचते रहेंगे कि उस कुत्ते को आपके बारे में क्या बुरा लगता है। आप बस आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप समझते हैं यह एक कुत्ता है, ये बस भौंक रहा है। स्टोइक इसी सिद्धांत को कुछ इंसानों पर भी लागू करने का सुझाव देते हैं। जब कोई इंसान आपको ऐसी बातें कहता है जो गुस्से, जलन या अज्ञानता की वजह से निकल रही है, न कि समझदारी से, तो वह भी भौंकते हुए कुत्ते से कुछ खास अलग नहीं होता। उसके शब्द कोई समझदार आलोचना नहीं है, बल्कि सिर्फ भावनात्मक शोर है। ऐसे इंसान से बहस में पड़ना उसके स्तर पर उतरकर वापस भौंकने जैसा है। यह आपकी ऊर्जा और आपके आत्मसम्मान की बेकार की बर्बादी है। एक समझदार इंसान शोर के स्रोत को पहचानता है और अपनी शांति बनाए रखते हुए बस आगे बढ़ जाता है। अगला कदम है खुद के प्रति कठोर ईमानदारी। इस तरीके के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन यह बेहद असरदार है। जब कोई आपकी बेइज्जती करे या आलोचना करे, तो खुद से एक सीधा सवाल पूछे, क्या इन बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है? मान लीजिए किसी सहकर्मी ने आपसे कहा, तुम हमेशा हर काम आखिर में ही करते हो। पहली प्रतिक्रिया होगी नाराज होना। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह खुद भी कुछ कम नहीं। लेकिन एक स्टोइक रुकता है और खुद से पूछता है, क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में मैं कभी कभी अपना काम टाल देता हूं? क्या मेरी टाल मटोल की आदत वाकई मुश्किलें पैदा करती है? अगर आप खुद के अंदर ईमानदारी से झांकते हैं और आलोचना में थोड़ी सी भी सच्चाई पाते हैं, तो नाराज क्यों होना? उस व्यक्ति ने भले ही कड़वे शब्दों में आपको मुफ्त में फीडबैक दिया है, उसने आपकी कमजोरी और सुधार के क्षेत्र की ओर इशारा किया है।
गुस्सा करने के बजाय आप उसे धन्यवाद कह सकते हैं, भले ही मन में, और इस जानकारी का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। असल में उसने आपकी मदद की है, और किसी मदद पर नाराज होना, मानिए तो, काफी अजीब बात है। ये तरीका किसी भी आलोचक को दुश्मन से बदलकर एक अनपेक्षित गुरु में बदल देता है। और अगर कोई अपमान पूरी तरह से झूठ हो तो क्या होगा? क्या होगा अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसी बात कहता है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है? स्टोइक दार्शनिकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में नाराज होना और भी ज्यादा बेतुका है। कल्पना कीजिए कि कोई आपके पास आता है और गंभीरता से कहता है, आप एक केतली हैं, या मुझे यकीन है कि आप असल में एक जिराफ हैं जो इंसान होने का दिखावा कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा, अपमान महसूस करना? मुझे तो नहीं लगता। आप शायद हंसेंगे या उसे पागल समझेंगे। क्यों? क्योंकि यह दावा सच्चाई से इतना दूर है कि यह आपको छूता तक नहीं, ये आपको ठेस पहुंचा ही नहीं सकता। तो फिर जब कोई आपसे कहता है, तुम एक लूजर हो, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह सच नहीं है, तो आप अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? एक झूठा अपमान भी उसी केतली या जिराफ जैसा ही है। ये केवल कुछ आवाजों का एक समूह है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। झूठ पर गुस्सा करना खराब मौसम पर गुस्सा करने जैसा है। यह व्यर्थ है और केवल आपका मूड खराब करता है। सच्चाई आपके पक्ष में है, और अगर ऐसा है तो दूसरों का झूठ बोलने वाले की समस्या है, आपकी नहीं। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असली जादू तो अब शुरू होता है। स्टोइक हमें एक सीधी पर बहुत असरदार तरकीब सिखाते हैं। किसी भी घटना को अपनी राय या आकलन से अलग करके देखो। ये ऐसा है जैसे आप तथ्य को उसकी व्याख्या से अलग करते हैं। एक तो घटना होती है, और एक उस घटना पर आपकी अपनी व्याख्या, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। तथ्य: आपके बॉस ने आपसे बात करते हुए अपनी आवाज ऊंची की, लेकिन आपकी तुरंत प्रतिक्रिया, आपके मन में चलने वाली बात, उसने मुझे नीचा दिखाया, वह मेरी इज्जत नहीं करता, ये कितना बुरा है। और यही आपका आकलन, न कि सिर्फ आवाज ऊंची करने का तथ्य, आपको चोट पहुंचाता है और आपका पूरा दिन बिगाड़ देता है। अब आइए इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। तथ्य वही रहा, बॉस ने अपनी आवाज ऊंची की, लेकिन अपनी स्वचालित प्रतिक्रिया की जगह आप बस यह कहते हैं, यह व्यक्ति सामान्य से ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहा है। शायद वह परेशान हो, शायद उसे किसी बात का तनाव हो। बस आपने इस बात से बेइज्जती और अपमान के तमगे हटा दिए। आपने सिर्फ शुद्ध तथ्य को ही रहने दिया। और फिर क्या होता है? भावनात्मक प्रभाव गायब हो जाता है। यह स्थिति एक निजी त्रासदी नहीं रहती और बस एक घटना बन जाती है। एक सामान्य रोजमर्रा की घटना। फर्क महसूस करते हैं? यह अभ्यास दिमाग के लिए एक असली कसरत है जो आपको स्पष्ट और शांत रहने में मदद करती है। स्टोइक लोग बड़े ही व्यावहारिक थे, और वे समझते थे कि सिर्फ तर्क से हर बार काम नहीं चलता। इसीलिए उनके पास और भी कई अचूक तरीके थे। इनमें से एक सबसे बेहतरीन तरीका था हास्य। हास्य एक आदर्श शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये किसी भी आघात की शक्ति को तुरंत सोख लेता है। आइए रोमन के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक कैटो का एक किस्सा याद करते हैं। एक बार फोरम में उनका एक विरोधी बहस में तर्क न ढूंढ पाने पर बस उनके चेहरे पर वार कर दिया। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सार्वजनिक अपमान, हर कोई देख रहा है। एक आम आदमी तो आग बबूला हो जाता, लड़ने लगता, चिल्लाने लगता। लेकिन कैटो ने क्या किया? उन्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने शांत भाव से अपना चेहरा छुआ और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अजीब बात है, मैं तो भूल ही गया था कि बाहर निकलते समय हेलमेट पहनना चाहिए। बस एक वाक्य, और देखिए क्या हुआ। उन्होंने न केवल अपना आत्मसम्मान बनाए रखा, बल्कि हमलावर को पूरी तरह से मूर्ख साबित कर दिया। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि इस बचकाने हमले का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। हास्य हमलावर को निहत्था कर देता है। ये आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपको अपमान के जहर से बचाता है, क्योंकि एक ही समय में
हंसना और नाराज होना मुमकिन नहीं है। स्टोइक दार्शनिकों द्वारा शब्दों से भी अधिक महत्व दिया जाने वाला एक और शक्तिशाली उपकरण है मौन। लेकिन यह वह मौन नहीं जो घृणा और नाराजगी से भरा हो, न ही वह जब आप जानबूझकर होंठ फुलाकर मुंह फेर लेते हैं। नहीं, स्टोइक मौन एक शांत, सचेत और आत्मविश्वास से भरा मौन होता है। जब आप किसी अपमान का जवाब ऐसे मौन से देते हैं, तो आप एक बहुत स्पष्ट संदेश भेजते हैं। आप बिना कुछ कहे कहते हैं, जो तुमने कहा वह इतना तुच्छ और अर्थहीन है कि मेरे जवाब के लायक भी नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी परेशान करने वाली मक्खी की भिनभिनाहट को अनदेखा करना। आप बस अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया अक्सर हमलावर को किसी भी गुस्से भरे जवाब से कहीं ज्यादा हैरान कर देती है। वह आपसे भावनाएं, चीख पुकार, बहस की उम्मीद करता है। यह उसके अहंकार के लिए ईंधन है। और आप उसे देते हैं कुछ नहीं, केवल खालीपन। उसके शब्द इस खालीपन में खो जाते हैं और उन्हें कोई प्रतिध्वनि नहीं मिलती। यह दर्शाता है कि आपको चोट पहुंचाने का उसका प्रयास विफल हो गया। आप एक ऐसे अलग स्तर पर हैं जहां उसकी छोटी छोटी चुभनें पहुंच ही नहीं सकती। यह ताकत का मौन है, कमजोरी का नहीं। याद रखें, कोई भी अपमान तभी प्रभावी होता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। स्टोइक्स ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सरल रूपक का इस्तेमाल किया। कल्पना कीजिए कि कोई आपको कोई उपहार देना चाहता है। वह आपको रिबन में लिपटा हुआ एक डिब्बा देता है, लेकिन आप उसे देखकर कहते हैं, धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए, और आप बस उसे अपने हाथ में नहीं लेते। उस उपहार का क्या होगा? वह उसी के पास रह जाएगा जिसने उसे देने की कोशिश की थी। अपमान भी बिल्कुल ऐसा ही एक उपहार है। व्यक्ति आपको अपना गुस्सा, अपनी ईर्ष्या और अपना बुरा मूड अपमानजनक शब्दों में लपेट कर देता है। वह बेसब्री से चाहता है कि आप इस उपहार को स्वीकार करें, क्योंकि तब उसे राहत मिलेगी। वह अपनी पीड़ा बांटना चाहता है, लेकिन आपको इसे स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास हमेशा विकल्प होता है। आप बस कह सकते हैं, धन्यवाद, इसे अपने पास ही रखो। और जब आप इस नकारात्मक उपहार को लेने से इनकार करते हैं, तो वह भेजने वाले के पास ही रह जाता है। सारा गुस्सा, सारा जहर जो आपके लिए था, उसी के साथ रह जाता है। यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। उपहार स्वीकार न करने के इस सरल सिद्धांत को समझना आपको नियंत्रण और स्वतंत्रता का एक अविश्वसनीय एहसास दिलाता है। अब आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और उस व्यक्ति के मन में झांकने की कोशिश करते हैं जो आपको अपमानित करता है। उसके असली इरादों पर विचार कीजिए। हाँ, ये अजीब लग सकता है, लेकिन स्टोइक्स, प्राचीन दार्शनिक, जोर देते हैं कि लोग इसलिए बुरा व्यवहार नहीं करते क्योंकि वे स्वभाव से बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे भ्रमित हैं। उनकी हरकतें अज्ञानता या अंदरूनी दर्द का परिणाम होती हैं। जो व्यक्ति खुश है, खुद से और अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, वह दूसरों को नीचा दिखाने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। उसे इसकी जरूरत ही नहीं होती। आक्रामकता और दूसरों को चोट पहुंचाने की इच्छा लगभग हमेशा मदद के लिए एक पुकार होती है। ये गहरी अंदरूनी समस्याओं का एक लक्षण है। जब आपका सहकर्मी आप पर कटाक्ष करता है, तो हो सकता है उसे डर हो कि आप उसकी जगह ले लेंगे। जब कोई इंटरनेट पर गुस्से भरा कमेंट लिखता है, तो हो सकता है उसका दिन बहुत खराब गया हो और वह तनाव कम करने की कोशिश कर रहा हो। इस बात को समझने पर आप उसे एक बुरा दुश्मन मानना बंद कर देते हैं। आप उसे एक दुखी, भ्रमित व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, और यह समझ आपकी प्रतिक्रिया को मौलिक रूप से बदल देती है। और जब आप किसी और की मंशा को समझने लगते हैं, तो एक कमाल का बदलाव आता है। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी अपने आप सहानुभूति में बदल जाते हैं, या कम से कम दया में। आपके मन में यह विचार आने के बजाय कि अरे, तुम कितने बुरे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक बिल्कुल अलग सोच उभरती है। बेचारा, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा है कि तुम्हें दूसरों के बारे में बुरा भला कहने में ही एकमात्र सुकून मिलता है? तुम्हें अंदर से कितनी पीड़ा हो रही होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके व्यवहार को सही ठहराए। नहीं,
बल्कि आप उसे अब युद्ध में एक बराबर के प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो पीड़ित है। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर बीमार मरीज को देखता है, क्या आप तेज बुखार वाले व्यक्ति पर नाराज होंगे क्योंकि वह बड़बड़ा रहा है? बस यही बात यहां भी लागू होती है। आप देखते हैं कि उसके शब्द आप पर हमला नहीं है, बल्कि उसकी अपनी बीमारी, उसके आंतरिक दर्द के लक्षण है। और यह रवैया न केवल आपको बचाता है, बल्कि आपको कहीं अधिक मजबूत, समझदार और मानवीय स्थिति में भी रखता है। स्टोइक मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने के असली माहिर थे। वे किसी मुसीबत के आने का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि उसके लिए पहले से तैयारी करते थे। उनकी एक प्रमुख प्रथा को प्री मेडिटेशियो मलोरम कहा जाता था, जिसका अर्थ है बुराई का पूर्व चिंतन या परेशानियों पर पहले से विचार करना। ये आपके मन के लिए फायर ड्रिल जैसा है। आप असली आग लगने का इंतजार तो नहीं करते कि पहली बार फायर एक्सटिंग्विशर उठाएंगे। ठीक इसी तरह आपको किसी वास्तविक अपमान का इंतजार नहीं करना चाहिए कि तब आप सोचेंगे कि उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। इसके बजाय शांत माहौल में, जैसे सुबह के समय, इसे कुछ मिनट दें। आज होने वाली सबसे अप्रिय स्थिति की कल्पना कीजिए, जैसे आपका बॉस आपको खूब खरी खोटी सुनाएगा, या कोई आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्का देगा और बदतमीजी करेगा। और फिर इसकी कल्पना करने के बाद अपनी आदर्श स्टोइक प्रतिक्रिया के बारे में सोचें। आप कैसे शांत रहेंगे? आप कौन से शब्द कहेंगे, या इसके विपरीत चुप रहेंगे? आप खुद को कैसे याद दिलाएंगे कि यह सब बाहरी शोर मात्र है? ऐसे परिदृश्य को अपने दिमाग में पहले से चलाकर आप अपने मन के लिए एक तरह की मांसपेशीय स्मृति, मसल मेमोरी बना लेते हैं। और जब ऐसी स्थिति वास्तव में सामने आएगी, तो आप घबराएंगे नहीं। आपकी प्रतिक्रिया अब घबराहट भरी और अपने आप होने वाली नहीं होगी, बल्कि शांत और पूरी तरह प्रशिक्षित होगी। किसी भी अपमान की गंभीरता को तुरंत कम करने का एक और शानदार तरीका है स्थिति को पक्षी की नजर से देखना, या जैसा कि स्टोइक विचारक कहते थे, इसे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखना। अभी जब आपको किसी बात से ठेस पहुंची हो, तो एक पल के लिए रुकिए। मानसिक रूप से खुद को ऊपर उठाइए, पहले अपने घर की छत की ऊंचाई तक। क्या आप खुद को देख पा रहे हैं? एक छोटा सा बिंदु। अब और ऊपर उठिए, हवाई जहाज की उड़ान की ऊंचाई तक। आप शायद ही अपने शहर को देख पा रहे होंगे। और अब और ऊपर, पृथ्वी की कक्षा तक। हमारा ग्रह एक सुंदर नीला गोला है, और कहीं वहां, उस विशाल गोले पर, एक नन्हे से बिंदु पर आपका छोटा सा मनमुटाव चल रहा है। अब आइए हम सौरमंडल की सीमाओं से बाहर निकले। हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे के पैमाने पर, जिसमें खरबों तारे हैं, और फिर पूरी कायनात के पैमाने पर, जहां अरबों आकाश गंगाएं हैं। अब मानसिक रूप से वापस लौटिए। बताइए, वह अपमानजनक शब्द जो आपको 5 मिनट पहले कहा गया था, क्या वह अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण लगता है, उतना ही विनाशकारी? यह तरीका आपकी भावनाओं को कम करके नहीं आंकता, ये बस चीजों को उनका सही पैमाना दिखाता है। और इस विशाल परिप्रेक्ष्य में हमारी ज्यादातर परेशानियां बस ब्रह्मांडीय धूल के समान है। अपमान कोई समस्या नहीं, बल्कि यह तो एक अभ्यास का मौका है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हर अप्रिय स्थिति और हर अशिष्ट व्यक्ति को दुख का कारण मानने के बजाय उसे अभ्यास का एक अवसर समझें। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे एथलीट हैं जो मांसपेशियां बनाना चाहता है। क्या आप वजन और डंबल से बचेंगे? नहीं, बल्कि आप उन्हें ढूंढेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यही प्रतिरोध और यही भार आपको मजबूत बनाता है। अपमान और जीवन की कठिनाइयां आपके लिए मानसिक भार की तरह है। हर बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो मानो किस्मत आपसे कह रही होती है, अरे देखो, तुम्हें एक बेहतरीन अभ्यास साथी मिल गया है। चलो दिखाओ तुमने क्या सीखा है। अपनी सहनशीलता का अभ्यास करो, अपनी शांति को और निखारो, अपनी बुद्धिमत्ता को परखो। यदि आप हर ऐसी स्थिति को हमला मानने के बजाय एक प्रशिक्षण या अभ्यास के रूप में देखना शुरू कर दें, तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। आप उन लोगों के प्रति भी थोड़ी कृतज्ञता महसूस करने लगेंगे
जो आपको असुविधा पहुंचाते हैं। आखिर उनके बिना आपको मजबूत बनने का यह मौका कभी नहीं मिलता। तो फिर स्टोइकों के अनुसार असली नुकसान क्या है? पैसा, इज्जत, दूसरों की राय? नहीं, इन सभी को वे बाहरी और उदासीन मानते थे। एकमात्र वास्तविक नुकसान वह है जो आप अपने चरित्र को पहुंचाते हैं, अपनी आत्मा को, अपने मन को। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि आपकी आत्मा आपके विचारों के रंग में रंग जाती है। अगर आप किसी अपमान के जवाब में अपने मन को गुस्से, नाराजगी और बदले की भावना से भर लेते हैं, तो यही असली नुकसान है। आप खुद अपनी आंतरिक दुनिया को प्रदूषित करते हैं। आप किसी बाहरी घटना को अपनी आंतरिक शांति भंग करने देते हैं। किसी और के शब्द आपकी अनुमति के बिना आपके चरित्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वे तीरों की तरह हैं जो आपके कवच को खरोंच सकते हैं, लेकिन आपके दिल को घायल नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद उनके लिए दरवाजे न खोल दें। असली त्रासदी यह नहीं है कि आपको किसी ने मूर्ख कहा। असली त्रासदी तब है जब आप उस पर विश्वास करके या गुस्सा होकर खुद मूर्ख जैसा व्यवहार करने लगते हैं। हमें दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत नहीं, बल्कि अपने मन की पवित्रता और शांति की रक्षा करनी चाहिए। एक और बहुत ही व्यावहारिक तकनीक जिसे आप तुरंत मौके पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वह है बातों को नए सिरे से समझना या रिफ्रेमिंग। हमारा दिमाग चीजों पर लेबल लगाने का शौकीन होता है और आमतौर पर ये लेबल काफी नाटकीय होते हैं। हमारा काम है इन लेबलों को ज्यादा निष्पक्ष और तटस्थ लेबलों से बदलना। मान लीजिए आपका बॉस पूरे डिपार्टमेंट के सामने आप पर चिल्ला रहा है। आपकी तुरंत आने वाली सोच या लेबल होगा, वह मुझे नीचा दिखा रहा है, यह सबके सामने बेइज्जती है, कितनी शर्म की बात है। यह लेबल तुरंत नकारात्मक भावनाओं का तूफान खड़ा कर देता है। अब आइए इसे नए सिरे से देखने की कोशिश करते हैं। वह मुझे नीचा दिखा रहा है के बजाय खुद से कहने की कोशिश करे, यह व्यक्ति प्रोजेक्ट की डेडलाइन के तनाव के कारण ऊंची आवाज में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। यह तो शर्म की बात है कि बजाय एक अप्रिय कामकाजी बातचीत हुई है जिसके गवाह सहकर्मी बने हैं। क्या बदला? आपने भावनात्मक मूल्यांकन को हटा दिया है और केवल तथ्यों का वर्णन किया है। आप बॉस को सही नहीं ठहरा रहे हैं, आप बस चीजों को उनके वास्तविक रूप में देख रहे हैं। शब्दों का यह बदलाव भावनाओं पर ठंडे पानी की तरह असर करता है। यह आपको स्थिति से खुद को अलग करने, इसे व्यक्तिगत हमला मानना बंद करने और तर्क संगत रूप से सोचना शुरू करने में मदद करती है। ठीक है, इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं क्या कदम उठा सकता हूं? और आखिरकार ये सभी तकनीकें और सिद्धांत एक ही मुख्य लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, उस सर्वोच्च पुरस्कार की ओर जिसकी हर स्टोइक ने कामना की थी। इस अवस्था को अटारक्सिया कहा जाता है। इस शब्द का अनुवाद मन की शांति, अविचलित भाव या आंतरिक निर्मलता के रूप में किया जा सकता है। एक शांत दिन में एक गहरी झील की कल्पना कीजिए। उसकी सतह एक आदर्श दर्पण की तरह शांत है। यही अटारक्सिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक भावनाहीन रोबोट बन जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। आप उन्हें महसूस तो करते हैं, लेकिन वे अब आपको नियंत्रित नहीं करती। किसी अपमान पर हर तीखी प्रतिक्रिया, क्रोध का हर आवेश या नाराजगी में बिताया गया हर एक पल, ये सब उस झील में फेंके गए पत्थरों की तरह है। ये लहरें पैदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं और आपकी आंतरिक स्पष्टता छीन लेते हैं। एक स्टोइक अच्छी तरह जानता है कि उसकी मन की शांति ही उसके पास सबसे अनमोल खजाना है, और वह इस खजाने को बदले में की गई अशिष्टता के क्षणिक सुख या दूसरों के कड़वे शब्दों के कारण घंटों आत्ममंथन में बिताने के लिए कतई तैयार नहीं होता। अटारक्सिया आपका आंतरिक दिशा सूचक कंपस है, और हर बार जब आप किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया देने का चुनाव करते हैं, तो आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या यह कदम मुझे शांति के करीब लाएगा या उससे दूर ले जाएगा? इसका जवाब हमेशा स्पष्ट और सामने होगा। और अब हम उस सबसे अहम मोड़ पर आते हैं जो सब कुछ बदल देता है। तैयार है? स्टोइक दर्शन का सबसे अद्भुत और शक्तिशाली विचार यह है, अपमान जैसी कोई चीज वास्तव में मौजूद नहीं है।
ये केवल आपके मन में होता है। अपमान सिर्फ कहे गए शब्द नहीं होते। अपमान तो आपके मन की वह स्वीकृति है कि आपको नीचा दिखाया गया। ये आपका अपना फैसला है। कोई व्यक्ति आप पर शब्दों के गोले फेंकता है, जैसे कोई गेंद फेंकता हो, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस गेंद को पकड़कर दिल से लगा लेते हैं या बस उसे अनदेखा कर देते हैं। जिस पल आपको यह समझ आ जाता है कि किसी भी अपमान को सक्रिय करने के लिए आपकी अपनी हाँ या सहमति का क्लिक चाहिए, आप 100% शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं। आप अब दूसरों के शब्दों के शिकार नहीं, बल्कि अपने विचारों के किले के रक्षक बन जाते हैं और आपकी अनुमति के बिना कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। संक्षेप में, स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनके स्रोत को समझना चाहिए। हर आने जाने वाले की कठपुतली बनने के बजाय आप अपने आंतरिक जगत के स्वामी बन जाते हैं। नाराजगी एक चुनाव है और आप बस नाराज न होने का चुनाव कर सकते हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इन विचारों ने आपको सोचने पर मजबूर किया या ये आपको उपयोगी लगे हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप व्यावहारिक दर्शन पर हमारे नए वीडियो न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल है, स्टोइक दर्शन का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे शक्तिशाली और जीवन में लागू करने योग्य लगा? या शायद आपके पास नाराजगी से निपटने का अपना कोई तरीका है? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। हमें पढ़ना बहुत दिलचस्प लगेगा।